नमस्कार। मुझे पहचाना? मेरी उम्र है 76 वर्ष। मैं हूं गोविंद राम सिकसरिया अर्क वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर। मुझे एक बहुत बड़े वृक्ष की कलम के रूप में यहां लाकर रोपा गया था जबलपुर। अब तो मैं खुद ही एक छतनार वृक्ष में बदल चुका हूं। बहुत सी आंधी तूफान आए, बहुत से जलजले आए, बहुत से झंझावात आए, पर कोई मेरी जड़ें हिला नहीं सका। इसका कारण था मुझे संभालने वाले मजबूत हाथ, जिन्होंने हर हाल में मुझे महफूज रखा। आज मैं बात कर रहा हूं अपने ऐसे ही एक बागबान की, जिसने 30 साल तक पूरे प्यार, स्नेह और समर्पण से खाद, पानी और अपने संबल का सहारा मुझे दिया। मेरी एक एक पत्ती, मेरी एक एक शाख, मेरी एक एक टहनी को अपने हाथों से संवारा। वो बागबां थे श्री यशवंत शंकर धर्माधिकारी। मैं और वो, हम दोनों सगोत्री थे। हम लोगों का गोत्र एक ही था। हमारे वैचारिक संस्कारों की कर्म भूमि वर्धा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र वर्धा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं 20वीं शताब्दी के उन शुरुआती दशकों में, जब इस पावन भूमि को इस पुण्य कार्य के लिए, स्वतंत्रता का आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए अनथक कार्य कर रहा था भारत माता का एक लाल, जमुना लाल। मेरा हृदय पुलकित है। आज देश के कोने कोने में तुम्हारा नाम जमुना लाल बजा राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा के लिए एक मिसाल बना हुआ है। तन मन धन से किया समर्पण अपना प्रभाव दिखा रहा है। भैया, आज से 25 साल पहले हमारी शिक्षा मंडल द्वारा लगाए गए इस बीज का लहलहाता वृक्ष देखकर मन को अत्यंत संतोष होता है। वर्धा में हमारी शिक्षा का प्रसार करते हुए आज पूरे 25 साल हो गए हैं और मैं तो इस बात से अत्यंत रोमांचित हूँ कि इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर परम पूज्य बापू यहाँ पधार रहे हैं। जमन, लोग तो दत्तक पुत्र गोद लेते, पर तुमने तो आज से 17 साल पहले कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी को अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। सभी जानते हैं कि तब से तुम उनके 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हो। तो बताओ भला वो कैसे नहीं आते? चलो अच्छा, मैं बापू के आने की तैयारी भी तो कर ली। कर देती हूँ। से 20 वर्ष पहले विद्यालय भवन में विद्यार्थियों को असहयोग आंदोलन की दीक्षा के लिए यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मेरे इस 5वें पुत्र की अनथक मेहनत और निरंतर आग्रह के कारण साबरमती के जैसा एक आश्रम यहाँ वर्धा में भी बनाना पड़ा। भारत के भौगोलिक केंद्र के रूप में इस आश्रम को विनोबा जी ने जमुना लाल के साथ भारत की अस्मिता के केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है।
ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूज्य बापू के संरक्षण जमनालाल जी ने बजाजवाड़ी के सेवाश्रम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का एक बड़ा केंद्र बनाने में बड़ी महती भूमिका निभाई थी। जमनालाल जी के आग्रह पर देश भर से गांधीवादी विचारक, दार्शनिक, चिंतक, राष्ट्र कार्यकर्ता लगातार निरंतर सेवाश्रम आते थे, रुकते थे, प्रवास करते थे और इस आंदोलन के यज्ञ में अपनी आहुति देते थे। इसी क्रम में 1935 में यहां पर पधारे श्री शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी जी। ये ऐसे व्यक्तित्व थे कि प्यार से इन्हें सभी लोग दादा कहकर बुलाते थे। प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के यशवंत शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी जी मूलतः मुलताई के रहने वाले थे और इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था देश सेवा। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वे प्राणपण से लगे हुए थे। उस समय वे नागपुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे थे। तब जमनालाल जी के आह्वान पर वे वर्धा पधारे। उनके साथ जब उनका परिवार आया तो उसी परिवार में आया उनका 12 वर्षीय पुत्र यशवंत शंकर धर्माधिकारी। बापू, ये वानर सेना आपसे मिलने आई है। अरे बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इन्हें बंदर क्यों कहते रहते हो भाई? इन्हें हर वक्त गुलाटी जो खानी रहती है, अब हट कर रहे हैं कि हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी संगठन बनाएंगे। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। अब इन नन्हे कार्यकर्ताओं से हमें भी तो बहुत कुछ सीखना है। बेटा इधर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? बब्बन नाम है इसका। बब्बन नाम नहीं है मेरा। बापू, मेरा नाम है यशवंत शंकर धर्माधिकारी। अच्छा, तो तुम शंकर के बेटे हो। जैसा पिता वैसा ही पुत्र। ये बताओ कि अपना बाल सेना के साथ क्या प्रस्ताव लेकर आए? बापू, हम बच्चे भी सत्याग्रह करेंगे और असहयोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें भी संगठन बनाना है। तो तुम बोलो। अरे इतना बड़ा आंदोलन तू बोल ऐसे ही करते रहोगे क्या? अगर मन में विश्वास है तो पूरे साहस से बोलो यशवंत। बापू, संगठन का नाम क्या रखें? संगठन का नाम ये तो अपने दादा से पूछो। ये बहुत ही अच्छा लेखक है, ये अच्छा नाम सुझाएगा। उन्होंने तो कहा था ये सब घनचक्कर है, तो घनचक्कर समान नाम रख लो। सबसे बड़ा घनचक्कर तो मैं ही हूँ। घनचक्कर समाज नाम ही ठीक रहेगा। घनचक्कर समाज जिंदाबाद। घनचक्कर समाज जिंदाबाद। देख लीजिए बापू, घनचक्करों का आंदोलन शुरू हो गया। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? महात्मा गांधी। शांत। घनचक्कर समाज का अध्यक्ष? हाँ बापू, अब बन जाइए ना अध्यक्ष। बापू, अगर आप अध्यक्ष नहीं बने तो मैं अनशन कर दूंगी। हाँ, मंशन करेंगे। घनचक्कर समाज का अध्यक्ष होना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। क्या बापू, आप भी? और इस घनचक्कर समाज के मंत्री होंगे अपने कृपलानी काका। कृपलानी काका जिंदाबाद। कृपलानी काका जिंदाबाद। हम अभी जुलूस निकालेंगे। चलिए आप। चक्कर चलाएंगे, देश का राज चलाएंगे, चलाएंगे, देश का राज चलाएंगे। तो ऐसे बीत रहा था बचपन बालक यशवंत का। देश भर की स्वनाम धन्य हस्तियों का वहां आना जाना लगा रहता था। उनसे मिलना, उनका संसर्ग इनके व्यक्तित्व को विकसित करता जा रहा था। तो जमनालाल जी के पुत्र रामकृष्ण, उनकी पुत्रियां मदालसा, ओमा, उनकी भांजी नर्मदा, ये तो इनके बाल सखा थे। इन्हीं के साथ खेलते पढ़ते बढ़ते इन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में LLB में प्रवेश किया। वहां पर इनके सहपाठी थे सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल। और तब के समय की परिपाटी के अनुसार कम उम्र में ही इनका विवाह सुलक्षणी यशोदा जी से नागपुर में हुआ।
और जैसा कि परिवार के आदर्श सिद्धांत थे, यह विवाह बहुत ही आदर्शपूर्ण परिस्थितियों में हुआ और बहुत ही सादगी से इस विवाह को संपन्न किया गया। इनके एलएलबी की इस शिक्षा के दौरान एक दिन प्रणाम जाजू काका। चिरंजीव बैठो। तुमने संविधान सभा के सदस्य के रूप में अतुलनीय योगदान दिया शंकर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि इस शुभ घड़ी को देखने के लिए हमारे बीच न आज बापू है न जमुना नाथ। हमने साथ मिलकर शिक्षा मंडल की नींव रखी, बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाया। अभी सन 1945 में बापू ने अपने कर कमलों से नागपुर के गोविंद राम सेक्सरिया अर्थ एवं वाणिज्य महाविद्यालय में मातृभाषा माध्यम का उद्घाटन भी तो किया। जी काका, और अब तो आदरणीय गोविंद राम सेक्सरिया जी के सहयोग से जबलपुर में भी अर्थ और वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। अब तुम जैसे ऊर्जावान लोगों पर ही इन सब का दायित्व है शंकर। तुम और कमल नयन जैसे अनुभवी सेवाभावी राष्ट्र भक्तों को ही इस अभियान को आगे बढ़ाना। प्रणाम जादू काका। प्रणाम दादा। जीते रहो दादा, मेरे एलएलबी का नतीजा आ गया और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उत्तीर्ण भी हो गया। अरे वाह, बहुत शुभकामनाएं यशवंत। तुम्हारे दादा भी न्यायाधीश है, तुम भी उन्हीं के मार्ग में चलकर लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना। जी। और अपना काम मन लगाकर करना, कर्तव्य में सेवा भाव हमेशा सबसे पहले रखना। बिल्कुल दादा। आगे क्या इरादा है? दादा, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं नागपुर के हाईकोर्ट में वकालत करने की इच्छा रखता हूँ। अरे शुभ काम में देर कैसी। एडवोकेट यशवंत शंकर धर्माधिकारी। स्वतंत्रता के बाद देश में परिवर्तन की एक लहर चल रही थी। रोज नित्य प्रति नए निर्णय लिए जा रहे थे। उसी समय 1956 में बहुप्रतीक्षित भाषावार प्रांतों का गठन हुआ। नागपुर और विदर्भ का यह क्षेत्र सीपी एंड बरार से अलग होकर महाराष्ट्र प्रांत में चला गया और यहां नए बने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में हुई। तभी प्रणाम दादा। जीते रहो। कहो बबन, कुछ खास काम है? हाँ दादा, मैं कह रहा था कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद महाकौशल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में चला गया है, तो जो मुकदमे नागपुर में लड़े जाते थे वो अब जबलपुर में लड़े जाएंगे। वो वहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। तो मैं चाह रहा था कि जबलपुर जाना चाहते हो? हाँ दादा, मतलब अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। बबन, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है और गर्व भी। और रही बात वहां जाने की, तो मैं खुद एक यात्री रहा हूँ। देश सेवा के लिए मेरा पूरा जीवन ही घूमते घूमते बीता है। कर्तव्य पालन के लिए जहां भी जाना पड़े जरूर जाओ। जी। पूरा आजाद भारत ही हमारा घर है। और फिर वहाँ शिक्षा मंडल द्वारा संचालित अर्थ और वाणिज्य महाविद्यालय भी है। इसे अपना दूसरा घर भी समझना। हाँ दादा। जबलपुर में रेलवे में दिनकर नौकरी करते हैं। उन्हें एक पत्र लिख देता हूँ। तुम्हें वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। दीनू भैया, सच उनसे बड़ा सहारा मिल जाएगा। अच्छा, एक बार जबलपुर जाकर सब कुछ ठीक कराओ, फिर बहू और दोनों बच्चों को भी ले जाना। जी दादा, जैसा आप कहें। प्रणाम। सन 1956 यशवंत जी नागपुर से निकलकर नर्मदा के अंचल में बसे जबलपुर आ गए। शुरुआती दिनों में इन्होंने दिनकर जी के यहाँ प्रवास किया। पास ही एक छोटा सा गैरेज था जहाँ पर इन्होंने अपना एक पहला ऑफिस डाला। उन दिनों जबलपुर हाईकोर्ट में मुवक्किलों के मन में एक मान्यता बैठी हुई थी
कि नागपुर के जो वकील होते हैं वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं और दक्ष होते हैं, तो उनके लिए सभी के मन में एक विशेष आग्रह था और ये आग्रह एक तरह से सही भी था। यशवंत जी की वकालत दिन दूना रात चौगुना चलने लगी। उन्होंने फिर राइट टाउन में एक बड़ा भवन किराए पर ले लिया। यहाँ यशवंत जी का काम दिनों दिन बढ़ रहा था, उनकी सक्रियता बढ़ रही थी। वहाँ मेरे यानी जीएस कॉलेज के जगत में भी कुछ अनूठा ही चल रहा था। अरे वाह, मेरा सौभाग्य है, इनके दर्शन हुए। इन्हीं से मिलने से मैं जबलपुर से आया था। कोई जरूरी काम है क्या? जी, जीएस कॉलेज के जरूरी कार्यों पर अध्यक्ष महोदय जी के साइन लेने हैं। हर 10-15 दिन में किसी न किसी को आना पड़ता है कागज फाइल लेके। इस बार मैं आया। अच्छा अच्छा, आइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो जबलपुर से आए हैं? जबलपुर से? जीएस कॉलेज से आए होंगे? जी जी। सिग्नेचर के लिए भेजिए उन्हें। जाइए। सर नमस्ते। नमस्ते। पिछली बार तो पांडे जी आए थे, इस बार आप? सर पांडे जी बीमार है। सर ये फाइल में आते हैं। हर हफ्ते 15 दिन में किसी न किसी को यहाँ आना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं। सर क्या उपाय किया जाए? शिक्षा मंडल के एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी हो, विश्वसनीय और रिस्पॉन्सिबल। दादा आपको कौन उपयुक्त लगता है? हाँ, जबलपुर में तो बबन है, यशवंत। हाँ, उनका तो वहाँ काफी नाम है। जबलपुर हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित वकील है। हाँ हाँ, वो इस पद के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति रहे, काफी काबिल है वो। सही। तो फिर तैरा, उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। जी। शिक्षा मंडल की एक आवश्यक बैठक बुलाई जाए जिसमें यशवंत शंकर धर्माधिकारी को शिक्षा मंडल के मध्य प्रदेश शाखा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और उसकी प्रोसेस तुरंत कंप्लीट की जाए जिससे वहां के कॉलेज का काम बिना रुके चलता रहे। चलिए अब मैं आगे चाहूंगा। और इस तरह 1965 में इस महाविद्यालय की कमान युवा और अनुभवी यशवंत जी के हाथों में आ गई थी। इतने बड़े संस्थान को चलाने के लिए जिस विराट अनुभव और व्यक्तित्व की आवश्यकता थी वो मणिकांचन संयोग यशवंत जी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा हुआ था। वे विकास के हामी थे मगर वो डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देखते थे। जब भी वे थोड़ा सा समय पाते तो निसर्ग, नदी, निर्झर, वन प्रांतरों में निकल जाते थे। उनकी इस यायावरी सोच ने कई प्राकृतिक स्थलों को ढूंढने में मदद की। भेड़ा घाट, पचमढ़ी तो उनके हृदय में बसे हुए थे। जिलहरी घाट जिसे हम लोग प्राकृतिक स्विमिंग पूल बोलते हैं, इन तीनों जगहों के उन्नयन में तत्कालीन शासन प्रशासन व्यवस्था से मिलकर उन्होंने उन्नयन के काफी सारे काम किए थे।
वो इन घाटों पर आने जाने वाले छोटे नाविक, मल्लाह, प्रसाद बेचने वाले, फल बेचने वालों के प्रति बहुत संवेदना रखते थे। वे मानते थे कि उन्हें जीविकोपार्जन इनके माध्यम से, इन वृत्तियों के माध्यम से करना चाहिए, परंतु नर्मदा तट की और नदियों की नैसर्गिकता को बनाए रखते हुए यहाँ पर पक्के निर्माण जैसी चीजें करके इन स्थानों को विकृत नहीं करना चाहिए। उनके समदर्शी स्वभाव में एक बड़ा अच्छा संयोग था कि वे किसी से भी मित्रता कर लेते थे। उनके लिए सब एक समान थे। यहाँ एक सनकू मल्लाह था जिससे उनकी मित्रता थी और वे उसके साथ नर्मदा घूमने अक्सर जाया करते थे। वे नर्मदा नदी पर चलने वाली मोटर बोट्स के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था ये सब चीजें नदी और प्रकृति के साथ मानवीय हिंसा है। इस समदर्शी सोच, इतनी संवेदना के साथ आने वाले यशवंत जी ने इसी कौशल का उपयोग इस जीएस कॉलेज के प्रबंधन में बहुत कुशलता से दिखाया। ये महात्मा गांधी जी, जमनालाल बजाज जी, गोविंद राम सेखसरिया जी की अनमोल विरासत है जिसे हमें संभालना है और आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत मेरे पास आए, मैं उसका समाधान करूंगा। अच्छा, चलिए मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। आपका संरक्षण और दिशा दर्शन हम सबको नई ऊर्जा देगा। बस अब आप लोग जुट जाइए। सर, हमारा महाविद्यालय तो पहले गोपाल बाग में लगा करता था, जो अब यहाँ राइट टाउन की इस किराए के भवन में लगने लगा है। हाँ, और बहुत जल्द ये जगह भी कम पड़ने लगेगी। आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आत्मनिर्भर होंगे और महाविद्यालय का अपना एक भवन होगा। बस आप लोग मिलकर काम करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। वाह, कितना अद्भुत व्यक्तित्व है उनका। सच कह रही हो। चलो साथियों, फैशन तो आराम से हो गया। हाय, ये कमर का दर्द सुबह 5 बजे से बुला के रखा है तो हो ही जाता। उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ अध्यक्ष महोदय जी के आने से पहले ही मैं आ गया। देखो, उनके लिए गुलदस्ता भी लाया हूँ। अरे भैया जी, वो तो आकर भी चले गए, तुम अभी आ रहे हो। अरे ये अभी आया है, हम तो उनको गाड़ी तक भी छोड़ा है। अरे यार, वो बीवी ने ना सब्जी लेने भेज दिया था, तो उसी चक्कर में मैं लेट हो गया। बंदूक, तुम्हारे देर से आने के कारण बदलते रहते हैं, पर देर से आना नहीं बदलता। लेकिन सुनो तो, मैं बिजी था थोड़ा। क्या तुम अध्यक्ष महोदय जी से भी ज्यादा बिजी हो? अरे बहन जी, उनसे क्या तुलना, वो इतने बड़े आदमी, उनके आगे पीछे तो नौकरों की फौज घूमती है। अच्छा भैया, देख रहे हैं कितना आसान है उनको बड़ा आदमी बोलकर खुद की कमियों पर पर्दा डालना। तुम्हें पता है, वो नगर के सबसे बड़े वकीलों में से एक है। एक से एक मुकदमों की पैरवी करते हैं वे। उनका एक एक मिनट कितना कीमती है। और भाई, वे नर्मदा क्लब के सदस्य ही नहीं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और तो और, वे हर शाम खेल के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। वेटरन खिलाड़ियों की दुनिया में काफी अवार्ड उनके नाम है। अरे साथियों, मैंने तो ये भी सुना है कि वो कला, साहित्य, शास्त्रीय ज्ञान के बड़े विद्वान रसिक हैं। एक से एक कलाकारों को उनके घर में आना जाना लगा रहता है। हाँ, इतना सब करके भी वो कॉलेज के लिए वक्त निकाल लेते हैं। छोटा हो या बड़ा, हर कर्मचारी से उनका जुड़ाव है। अरे भैया, इतना ही नहीं, सबके घर परिवार की चर्चा भी करते हैं वे। हाँ, और एक तुम हो गुरु, सब्जी लाने में ही जिंदगी बिता दिए रहे हो। और भाई, जिसको काम करना होता है ना, वो हर परिस्थिति में अपना 100% देता है। उसके जीते जागते उदाहरण है अपने यशवंत जी। अरे बस, अब बस करो साथियों, अब ना और शर्मिंदा मत करो। लेकिन हाँ, उनसे सीखने बहुत कुछ मिलेगा। आ गई अकल। कुदरत का एक नियम है कि फूल की खुशबू तो फैलकर ही रहती है। यशवंत जी की कीर्ति दिग दिगंत तक जब फैली तो तत्कालीन शासन व्यवस्था ने उससे प्रभावित होकर उनसे ये आग्रह किया कि वे
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता पद को स्वीकार करें। और इस तरह अगस्त 1971 में यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता बने। किंतु वे लोग और होते हैं जो पद प्रतिष्ठा की खातिर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, उसके लिए वे किसी भी हद तक चले जाते हैं, मगर कुछ इतने मजबूत माटी के बने होते हैं जिनके लिए अपने नियम, अपने सिद्धांत सर्वोपरि होते हैं। ऐसे ही दृढ़ व्यक्तित्व थे यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी। 4 साल बाद एक घटना हुई। देश के हालात बहुत कठिन हो रहे हैं। चुनी हुई सरकार लग रहा है अपनी जनता को भूल गई है। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। हाँ, और सुना भी है वो जबलपुर आ रहे हैं। हाँ, और यह भी पता चला है वो महाधिवक्ता यशवंत जी के यहाँ रुकेंगे। ये बड़ी कठिन घड़ी है धर्माधिकारी जी के लिए। देखना भाई, वे किसी न किसी बहाने से जयप्रकाश जी से क्षमा मांग ही लेंगे। हाँ, महाधिवक्ता जैसा ना महत्वपूर्ण पद कोई कैसे छोड़ सकता है भला, वो भी किसी आंदोलन का साथ देने के लिए जो सरकार को चुनौती दे रहा हो। एक तरफ राजनीतिक लाभ और दूसरी ओर सिद्धांत, ताकतवर सरकार के खिलाफ जाना भी बड़ा जोखिम भरा कदम होगा। अब आप ही बताओ। अरे सुनो भाइयों, सुनो सुनो सुनो, तो सुनो तुम लोगों ने क्या यशवंत जी ने जयप्रकाश जी को मना कर दिया? नहीं, यशवंत जी ने जयप्रकाश जी का अतिथ्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और अपने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। क्या? हाँ, इस्तीफा दे दिया? वाह, सिद्धांतों के लिए त्याग सिर्फ यशवंत जी ही कर सकते हैं। आप धन्य हैं काका जी। न्याय के उपासक, शिक्षा प्रसार के कर्मठ कार्यकर्ता, खेल प्रेमी, कलावंत, समाज सेवी निरंतर अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। 15 जून 1996 के दिन यशवंत शंकर धर्माधिकारी जी के हजारों चाहने वाले शोक के महासागर में डूब गए। अपने नाम के अनुरूप एक यशस्वी जीवन जीकर, मानवता की सेवा कर, अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इस लौकिक संसार से विदा ली। उनका ये महान कृतित्व और महान व्यक्तित्व सदा हम सबको प्रेरित करता रहेगा, सदा हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। काका यशवंत जी अमर रहे। काका यशवंत जी अमर रहे। काका